हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दादावाद। दादावाद की नींव कला संबंधी सिद्धांतों को स्थापित करने के विचार से किया आंदोलन नहीं था, बल्कि वह जीवन, कला और दर्शन के प्रति अराजक विचारों का दृष्टिकोण था। इसी दृष्टिकोण से सभी परंपरागत और प्रचलित सिद्धांतों के विरोध में अपनी कृतियों का चित्रकारों ने प्रदर्शन किया। एक्चुअली में दादावाद वो बात था जिसके अंदर कोई सिद्धांत नहीं थे, कोई भी मतलब कोई ऐसा आंदोलन भी नहीं था कि पर्टिकुलर हमें कोई ऐसा शैली को प्रस्तुत करना है। बस उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि कलाकार ये सोचने लगे कि कला, धर्म, दर्शन, सत्य, नैतिकता ये सब बेमानी चीजें हैं। और ये क्यों सोचने लगे? वो इसलिए सोचने लगे कि प्रथम विश्व युद्ध से समाज में कटुता और निराशा का वातावरण फैल गया और ऐसी स्थितियों को उपहास के साथ स्वीकार करके दादावाद का जन्म हुआ। हमने भविष्यवाद देखा था, तो भविष्यवाद के अंदर तो युद्ध के पहले का वाद जो है वो भविष्यवाद है, जिसमें आने वाले समय के लिए बहुत आकांक्षाएं, गति को महत्व दिया गया। और दादावाद जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद का टाइम पीरियड है, जब समाज में अनैतिकता, कटुता सब चीजें फैली हुई थी, तो व्यक्ति निराश और हताश हो चुका था। युद्ध की भीषणता से उनका सौंदर्य कल्पना पर से ही नहीं, बल्कि धर्म, नीति और सामाजिक मूल्य जो थे उन पर से उनका विश्वास उड़ गया था। उठने के बाद, क्योंकि ये विचार मानवता का अन्याय और संघार से बचाने में असमर्थ रहे। युद्ध के पहले स्थितियां अलग होती हैं, तब हम भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं कि शायद युद्ध हमें कुछ अच्छा दे जाए, लेकिन जब युद्ध होता है तो उसके बाद जो उस भीषण चीजें होती हैं, समाज में गरीबी, अनैतिकता, लूट खसोट, ये सब चीजें जब पनपने लगती है तो व्यक्ति क्या होता है कि इन सब धर्म, दर्शन, नैतिकता सब बेमानी सी लगती है। तो यही जो कारण था, वो दादावादी कलाकारों ने समझा कि ये सब चीजें सिर्फ कहने के लिए हैं, इनसे हम न युद्ध रोक सके, इनसे न हम समाज में नैतिकता ला सके। तो ये सब चीजें कलाकारों और साहित्यकारों के मन में ये बात बैठ गई थी कि सब संसार अर्थहीन है। इसी को सत्य मानकर उन्होंने अभिव्यक्ति के लिए नए ढंग की बेतुकी कलाकृतियां बनाकर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनियों में पुराने बस टिकट, रस्सी के टुकड़े, पुरानी खराब चीजें, लकड़ी के गुटके, पुराने चित्र, फोटो, अन्य ऐसी टूटी फूटी चीजें आदि रद्दी का सामान रखा गया और उन पर अनोखे और अनाप शनाप से शीर्षक उनके रख दिए। इन वस्तुओं को या तो यह पट पर चिपकाते या शिल्पाकृति के समान रखकर उसे नाटकीय गंभीरता के साथ कलाकृतियों के रूप में प्रदर्शित करते। यानी इनका कोई नियम नहीं था, कुछ भी बना देना इनको ये था, क्योंकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। दादावाद का जन्म जो है वो 1916 में ज्यूरिख के अंदर हुआ। और दादावाद नाम की उत्पत्ति पर भी कोई ऐसी नहीं कि कोई सहमति हो कि भाई सबने मिलकर उसका नाम रखा हो। जर्मन कलाकार रिचर्ड ह्यूसेनबेक ने एक बुक खोली और उस पर चाकू को लिया और चाकू को यूं गाड़ दिया अंदर, मतलब लगा दिया, और जिस शब्द पे वो चक्कू लगा तो वो इत्तेफाक से शब्द था दादा, जिसका मतलब आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में होता है शौक के लिए घोड़ा। तो इसी बात पर मतलब उन्होंने दादावाद नाम रख दिया। तो पर्टिकुलर कोई लॉजिक नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ चक्कू रखा किताब पे और उनको वो शब्द दिखा और उसका नाम उन्होंने दादावाद रख दिया। तजारा ने 6 फरवरी 1916 को जॉन आर्प ने लिखा है कि ये लिखा कि ज्यूरिख में एक कैफे में लोग इकट्ठे होते थे और वहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी गई कि भाई हमको क्या करना है, कैसे चित्र बनाने हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई। हमने ये देख ही लिया कि दादावाद का जन्म कहाँ पे हुआ, 1916 में ज्यूरिख में हुआ। यहाँ भिन्न देशों के साहित्यिक कलाकार युद्ध की भयानकता से बचने के लिए इकट्ठे हुए। ये विपरीत तरीकों से प्रत्येक आदर्श विचार पर संदेह व्यक्त करते और उनका उपहास करते। दादा नामकरण भी अनोखे ढंग से किया गया। दादा चित्रकार और
मर्त्य देवलोक को भी महत्व देते थे। इनके सम्मेलनों में भविष्यवादियों के समान वाद विवाद हुल्लड़बाजी हुआ करता था। सारा जैसे कलाकार कागज के टुकड़ों पर शब्दों को लिखकर उनको वो टॉप में डाल देते, किसी कैप में, और उसको हाथों से उछालते, और जो शब्द निकल जाता था उस पर जो शब्द लिखा होता था उसको कागज पे उतारते, और इस तरह जो शब्दों की श्रृंखला होती थी उसको वो काव्य कहते थे। आरप जो थे वो वस्तु निरपेक्ष आकारों को टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को इधर उधर बिखेरते और उसी क्रम में उनको चिपकाकर चित्र बना दिया करते थे। चित्रकार पिकाबिया ने एक निजी शैली का विकास किया। उन्होंने मार्शल दुशा के चित्रण संबंधी कला से वो परिचित कराया। इन दोनों कलाकारों ने, पिकाबिया और मार्शल दुशा ने, शेक्सपियर दौर प्रदर्शनी में भाग लिया और सुरीलवाद के विकास में भी इन्होंने कार्य किया। बेसिकली यहाँ पर यह था कि यंत्र युगीन आकारों से कई कलाकारों ने चित्र बनाए थे, क्योंकि उन्होंने चबूदा यंत्र के पुर्जे आदि वस्तुओं से युक्त अनोखी यंत्र समान किंतु पूर्णतया अनुपयुक्त रचना का चित्रित करके मानव की यंत्र युगीन गुलामी का उपहास किया। यानी कि जब भविष्यवाद था, युद्ध के पहले ऐसी स्थिति थी कि भाई हमारे पास इतने सारे मिसाइल्स हैं, ये सब उपकरण हैं, तो हम जीत लेंगे या हम कुछ अच्छा करेंगे। अब विश्व युद्ध की जो भयानकता थी, जो उसके दुष्परिणाम से, उससे उन लोगों ने यंत्रों की उपहास उड़ाया। मतलब यंत्र को कहा कि मानव जीवन यंत्रों पे इतना वो हो गया है आधारित कि वो अपने आप को भी भूलने लगा, और ये यंत्र जो हैं वो कुछ नहीं करते, केवल विनाश के सिवा। तो 1912 में वह एक ऐसी आकृति को चित्रित करके उसे उन्होंने शीर्षक दिया कॉफी की चक्की। जंगली पद्धति के क्रूर और भयानक देवताओं के पूजन से आधुनिक मानव यंत्र की तुलना व कल्पना की और मानवीय मूर्खता का उपहास किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक मानव का और जंगली जो पद्धति के जो क्रूर और भयानक लोग थे और यंत्र जो है आधुनिक मानव के, वो दोनों सेम हैं। दुशा ने भविष्यवादी सिद्धांत के अनुसार जीने से उतरती हुई विवस्त्र युवती का चित्र बनाया था। 1914 से बनी बनाई वस्तुओं को अपरिचित और अनोखे वातावरण में रखकर विचित्र और काल्पनिक शीर्षक देकर कलाकृतियों के रूप में प्रदर्शित किया। इन्हें देखकर दर्शकों में हंसी, क्रोध या भय की भावना होती और दादा कला का यही उद्देश्य था जो सफल होता। यूनरी पोर्ट को रख दिया और उसको उन्होंने नाम दे दिया फव्वारा। दुशा ने भी बनी बनाई वस्तुओं के लिए कहा कि इन वस्तुओं की बनी कलाकृतियों का कोई कलाकार नहीं होता। मैं इनके द्वारा समाज में देवता के समान पद से कलाकार को पदच्युत करना चाहता हूँ। ये वस्तुएं हमें स्वयं चुनती हैं, हम इन्हें नहीं चुनते। चित्र में सुंदर व असुंदर रुचि का तो प्रश्न ही नहीं है। रुचि कला की दुश्मन है। कला का अर्थ है करना। यानी कि दुशा ये कहते थे कि हम बनी बनाई वस्तुओं को ही यूज में लें। इसमें कलाकार की कलाकारी क्या है? जो कलाकार का समाज में सम्मान था वो उसको गिराना चाहते थे। न्यूयॉर्क में ही दुशा ने अपनी प्रसिद्ध कृति ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू तैयार की। यह कृति संयोग व स्वयं चालन के सिद्धांत का पालन करके यंत्र समान आकारों की योजना से कांच के अंदर बनाई गई थी। इस समय दुशा स्वयं को कला विरोधी मानते थे। ऐसे ही उन्होंने कुर्सी पर साइकिल बैठाकर प्रथम चंचलाकृति का निर्माण किया। 19 चंचलाकृति यानी गति को भी दर्शाया। 1920 में घूमती हुई कांच की तश्तरियां व 1935 में घूमते शिल्प को बनाया, जिससे उनको ऐसा लगे दर्शक को दृष्टि भ्रम का उन्होंने स्थान दिया। दुशा के साथ अमेरिकी कलाकार मैन रे भी कार्य करते थे। उन्होंने छाया चित्रण के कांचों पर प्रयोग करके रियोग्राफी भी निर्मित की। छायाचित्रों की छिपाई के भिन्न कांचों का एक साथ प्रयोग करके वह काल्पनिक व अद्भुत प्रभाव का निर्माण करते। यह रियोग्राफी आधुनिक चित्रण में काफी सहायक रही। दादा अंकन पद्धति से अक्षर कला की नई पद्धति के विकास में भी लाभ हुआ। इन चित्रकारों ने अक्षरों की रचना में एवं संयोजन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। वे अक्षरों को तिरछे अंकित करते, बड़े अक्षरों को कहीं बीच में
उनको सेट करते, संपूर्ण पन्ने को कलाकृति के समान सौंदर्यात्मक या रचनात्मक दृष्टि से अंकित करते हैं। यानी आप कैलीग्राफी जो है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे उद्भव हम देख सकते हैं। दादा से ही सिनेमा निर्माण कला को भी लाभ पहुंचा। आधुनिक कला विद्यालयों में माध्यमों के साथ निरपेक्ष खेल क्रीड़ा नए ढंग के सृजन का एक तरीका माना गया और इसको कई जगह अपनाया गया और इसका श्रेय भी दादावाद को ही जाता है। दादावाद ने ही सर्वप्रथम जीवन के प्रति सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण को अस्वीकार किया और उसके लिए उसने निजी संस्कृति जैसी आस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया, जो दुर्बल मानव के लिए एक बहाना मात्र है। दादावाद का जर्मन में भी प्रसार हुआ, किंतु यहाँ उसका मुख्य लक्ष्य था राजनीतिक उपहास और उसके प्रमुख कलाकार थे ग्रॉस। यानी दादावादी लोग जो थे वो हर चीज में, मतलब हर चीज का मखौल, हर चीज का उपहास किया करते थे। उनके लिए संस्कृति सभ्यता से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि युद्ध के कारण वो सब बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। उनके मन में एक बहुत ही रोष था जिसको उन्होंने कलाकृतियों के माध्यम से चित्रित किया। ग्रास जो थे वह उनकी कला के कठोर रेखांकन, मोहताज कृतियों, घनवादी और भविष्यवादी अंकन पद्धतियों का प्रयोग उन्होंने किया। फ्रोतास का भी किया। अभिव्यंजनावादियों के लक्ष्य थे सैनिक शाही और भ्रष्टाचार। मार्क्स एंसर्ट, पिकाबिया भी इससे सम्मिलित हुए। दुशा की बनी बनाई कृतियों की कल्पना इनको पसंद आई। एंसर्ट ने टेक्निकल रेखांकन की पुस्तकों में छपी आकृतियों को काटकर विचित्र राक्षसी आकृतियों को चित्र सृष्टि का निर्माण किया। इसमें भी उन्होंने आकस्मिक अनपेक्षित प्रश्नों का प्रयोग किया। पुरानी मासिक पत्रिका और विज्ञान पुस्तकों के रेखा चित्रों को टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को एक साथ या भिन्न आकृति में रखकर तर्क भिन्न आकृति निर्मित की और यह कृति मुमताज नाम से प्रसिद्ध हुई। एंसर्ट ने प्रकाश यंत्र को पेड़ पर चिपकाकर, झिंगुर के खंड चित्र को नाव पर चिपकाकर भी सृजन कार्य किया। ऐसी कॉलाज कृतियों से अंतर्मन और अचेतन प्रेरणाओं का कलात्मक महत्व बढ़ गया। 1922 में एंसर्ट अति यथार्थवाद की ओर मुड़ गए। हम दादावाद पढ़ रहे थे, उसमें आगे पढ़ते हैं। फिचेस्टर ने दादा को एक निराले रूप में जन्म दिया जिसको वह मर्च कहते हैं। यह एक अर्थहीन सत्य था। कॉम्च शब्द की रचना करते समय आरंभ का अक्षर कट जाने से कॉलाज में यह सत्य था। मर्च कृतियों का उद्देश्य केवल रचनात्मक नहीं था। फिचेस्टर ने कील, टिकट, बाल आदि वस्तुओं का संग्रह करके उनसे चित्र रचनाएं की और उनके विचार से ऐसी कृतियों से यथार्थ के पीछे के सत्य को जानने में लग गए। वे अपनी रचनाओं को मर्च कविताएं, मर्च चित्र और मर्च कॉलाज कहते थे। उन्होंने पुरानी पुस्तकों के लिए एक मंदिर समान मर्च वो बनवाया। सबसे अधिक विचारनिष्ठ व एकमत दादावादी कलाकार थे। उनका चित्र बिल्ड यानी रद्दी बहुत ही उत्तम है। किसका? फिचेस्टर का। 1919 में सारा और पिकाबिया पेरिस गए। वहां उन्होंने यह कार्यक्रम शुरू किया। कुछ समय तक दादा साहित्य और कला का घनिष्ठ संबंध था और उनके प्रसार और सफलता के दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, उनका बुद्धिवादी विचार की कार्यक्रम कला को नष्ट करने के लिए कला विशुद्ध से उत्पन्न निराशा के वातावरण के अनुकूल था। दूसरा, उनकी अजीबो गरीब परिस्थितियां, लोक विलक्षण व्यवहार, मनमोजी आदि बातों से समाज को मानसिक तनाव को हल्का करने का उनको साधन प्राप्त हुआ। दादावाद का क्या फायदा हुआ कि इस तरह की जो चीजें वो रख देते थे तो लोग भी इस तरह की चीजें देखकर नियमों से थोड़ा हटकर सुकून पाते थे, थोड़ा हंस लेते थे, थोड़ी बुराई कर लेते थे। तो मन की जो फ्रस्ट्रेशन और मन की जो चीजें थी, वो जो रोष था, वो इन कलाकृतियों को देखकर और बनाकर बाहर आ जाया करता था। पिकासो, ग्रास जैसे कलाकार भी कुछ समय तक दादावाद से प्रभावित हुए थे। दादा का चरमोत्कर्ष टाइम पीरियड जो था वो 1920 की पेरिस की प्रदर्शनी में हुआ। इसमें मूर्तियां और चित्र रखे गए, कवि सम्मेलन हुए, संगीत समारोह का आयोजन किया गया और सभी कार्यक्रम दादा सिद्धांतों के अनुसार हंसी, मजाक, उपहास से ओतप्रोत थे। दुशा ने
ल्यूक शीर्षक से मोनालिसा की कृति को होठों से उठाकर चित्रित किया, यानी उनके मूंछें भी बनाई। तो पिकाबिया ने एक चौखटे में यानी एक चौकोर उसमें खिलौने का बंदर रख दिया और उसको शीर्षक दिया सेजार का व्यक्ति चित्र, यानी उनको सिर्फ हंसी उड़ानी थी और बस, और उसके अलावा दादावाद के कोई ऐसे सिद्धांत नहीं थे। इस तरह से दादा कलाकारों ने सौंदर्य के जो परंपरागत कल्पना थी और आधुनिक कला के आदर्शों का उन्होंने उपहास किया। पिकाबिया का एक और चित्र है कामुकता का प्रदर्शन। दादा का जन्म ही मानव विकास, यंत्र युग और शिष्टाचार की निंदा करने के लिए हुआ था। 1922 में ही दादा कलाकारों का सम्मेलन हुआ और आंतरिक विरोध होने के कारण सब कलाकार अपने अपने ढंग से नए आंदोलन में व्यस्त हो गए, जिससे दादा के बुद्धिवादी विचारों के अनुसार मानव के अंतर्मन की रहस्य की खोज का उद्देश्य प्रमुख रूप से रखा जाए। और जो इनका अंतर्मन की खोज जो थी, दादावाद का जो फ्रस्ट्रेशन था, उससे जो उनके अंतर्मन की खोज आई, उससे एक नए वाद का जन्म हुआ, अति यथार्थवाद का। थैंक यू।